चलिए आज रविवार को हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि भारत में तुर्क विजेता के रूप में दस्तक देता है सही मायने में मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी भारत आता था, विजय करता था, फिर मध्य एशिया की समस्याओं के कारण लगातार वो उलझा रहता था, वापस लौट जाता था मध्य एशिया में। यानी कि उसका जो मूल बेस था गजनी और गोरी, वहाँ पर वो लौट जाता था। तो उसके जाने के बाद अगर देखा जाए तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, विजय के बाद ही जो उसका राजनीतिक रूप से वारिस बनता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। सही मायने में देखा जाए तो भारत में तुर्क सत्ता को एक सही मायने में स्ट्रक्चर देने वाले व्यक्ति का नाम ही कुतुबुद्दीन ऐबक है, यानी कि 1192 के बाद ही। तो अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर राजनीतिक वारिस के रूप में देखते हैं तो इसके राजनीतिक काल को हम 3 कालों में बांट सकते हैं। पहला वो काल है जब मोहम्मद गोरी के संरक्षण में दिल्ली सल्तनत का देखभाल करता है लाहौर से। सबको पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जो क्षेत्र था वो दिल्ली के आसपास पड़ता था, हरियाणा। तो वहीं से सत्ता का वो केंद्रीकरण करता था, सत्ता का देखभाल करता था। बाद में वो लाहौर बना लिया, ठीक है ना। दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी बनाने वाले व्यक्ति का नाम इल्तुतमिश है, जो इसका दामाद था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन काल को 3 भागों में बांट देते हैं। एक मोहम्मद गोरी के संरक्षण में, यानी कि 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। फिर अगले 2 साल का काल जब वो मलिक और सिपा सलार की पदवी से ही क्या करता है, लाहौर से पूरे जो जितने भी क्षेत्र विजित थे उसको संरक्षण करता है। फिर आखिरी के 2 साल जहाँ पर वह मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद से दासता से मुक्ति पत्र पाता है और क्या करता है, सुल्तान की उपाधि उसको गयासुद्दीन मोहम्मद से मिलती है, यानी कि 1208 से लेकर 1210 ईस्वी में। और 1210 ईस्वी में ही इसकी पोलो खेलते हुए, यानी कि घोड़े से पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही इसका जीवन काल है। 3 भागों में बांटकर इसके जीवन काल को हम देख सकते हैं। गयासुद्दीन ऐबक भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था, यानी कि भारत में जो तुर्क राज जो इस्टेब्लिश हुआ था उसका ये क्या था, संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। पहला तो इसको क्या बोलते हैं, कुरान ख्वां बोलते हैं, कुरान खां बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, हातिम भी बोलते हैं, हातिम द्वितीय भी बोलते हैं, हातिम द्वितीय भी बोलते हैं, लाख बख्श भी बोलते हैं, लाख बख्श के बाद पील बख्श भी बोलते हैं, पील बख्श भी बोलते हैं, ठीक है ना, पील बख्श भी बोलते हैं। कुरान ख्वां, कुरान को ये बहुत ही सुरीले स्वर में पढ़ता था। मोहम्मद गोरी के अट्रैक्शन का केंद्र ये भी था कि ये कुरान की पाठ बहुत अच्छे से करता था, इसलिए इसका एक नाम कुरान ख्वां भी था। हातिम द्वितीय, भाई हातिम द्वितीय बहुत ही उदार व्यक्तित्व का स्वामी था, यानी कि बहुत ही काइंड हार्टेड था, इसीलिए इसको हातिम द्वितीय की भी संज्ञा दी गई। और लाख बख्श, लाखों में दान करता था। पील बख्श यानी कि हाथियों का दान करता था। लाख बख्श यानी कि लाखों में दान करता था। पील बख्श, पील खाना आप जानते हो, हाथियों का विभाग, तो ये पील बख्श यानी कि हाथियों का दान करता था, ठीक है ना। और ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा का स्वामी, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने क्या की थी, गुलाम वंश की शुरुआत की थी, गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। अगर गुलाम वंश की स्थापना देखा जाए तो 1206 से लेकर 1290 तक, यानी कि बलबन वंश के शासकों तक, यानी कि उनको गुलाम वंश की संज्ञा दी जाती है। हालांकि गुलाम वंश कहना कहीं से उचित नहीं प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि इस 1206 से लेकर 1290 तक लगभग 11 शासक हुए हैं। उन 11 शासकों में मात्र 3 ही शासक ऐसे थे जो कि गुलाम थे। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक,
इल्तुतमिश और बलबन। बाकी के जो शासक थे उन्हें वो गुलाम नहीं थे। 3 शासक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश जो इसका दामाद था, और बलबन, ये 3 ही शासक गुलाम थे, बाकी का कोई भी गुलाम नहीं था। ठीक है ना। तो इनको क्या कह सकते हैं? मामलूक वंश। क्यों? क्योंकि ये सभी जो थे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। तो इस वंश को हम मामलूक वंश बोलते हैं। मामलूक वंश का जो काल था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक, यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। अगर कुल दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो 5 वंश। मामलुक वंश, जिसे गुलाम वंश के नाम से प्रायः लोग जानते हैं। दूसरा जो वंश होता है खिलजी वंश, जो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम यानी कि 30 साल तक शासन करता है। इसके बाद तुगलक वंश, जो सबसे ज़्यादा यानी कि 94 वर्ष तक शासन करता है। उसके बाद सैयद वंश, जो 37 साल तक शासन करता है। उसके बाद आखिरी जो है लोदी वंश, जो 76 साल तक शासन करता है। इसमें से गुलाम वंश जो है दूसरा, यानी कि तुगलक वंश सबसे ज़्यादा 94 साल तक। उसके बाद जो है ये गुलाम वंश जो है यानी कि मामलुक वंश है, 84 साल तक सत्ता का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन अपने पास किया रहता है। ठीक है ना। और इस मामलुक वंश में 3 अलग अलग वंश के शासकों ने शासन किया। पहला कुतुबी वंश, जिसका नेतृत्व कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही कर रहा था। इसके बाद इसका पुत्र आराम शाह। उसके बाद इल्तुतमिश आता है, जिसे वो कि शमसी वंश का प्रतिनिधित्व करता है। और तीसरा वंश कौन है? तीसरा वंश जो है आपका बलबनी है। बलबनी वंश है जो राज्य करता है। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक पर रिटर्न होते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम था कुरान खां, हातिम खां, हातिम दुती, लाख बख्श, पील बख्श। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही क्या हुआ? राजनीतिक वारिस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो मोहम्मद गोरी के समय भी योग्य था और मोहम्मद गोरी के बाद ही अपने आप को सबसे ज़्यादा योग्य साबित हुआ। क्योंकि इसका जो प्रतिद्वंदी था बख्तियार खिलजी, वो इतना उसके में उतावलापन था कि पुस्तकालय को नष्ट करता गया, क्षेत्रों को जीतता गया, आगे बढ़ता गया और फिर आगे जाके तिब्बत में ही अपने सरदारों के द्वारा मारा गया। यानी कि कूटनीति का एक पूर्णतः अभाव था बख्तियार खिलजी में। लेकिन बहादुरी में किसी मायने में कम नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक से, लेकिन दूरदर्शिता में वो उसके दूरदर्शिता में कहीं ना कहीं अभाव था। तो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी के काल में ही खत्म हो गया। इसके अगर प्रतिद्वंदी की बात करते हैं तो एक ताजुद्दीन यल्दौज था, ताजुद्दीन यल्दौज था। और कौन था? नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा इसके 2 प्रतिद्वंदी थे, यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा इसके 2 प्रतिद्वंदी थे, जिनको यह बहुत ही कूटनीतिक पूर्ण और दूरदर्शिता से पूर्ण पराभव किया। ठीक है ना। पराभव किया और इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह किया। ठीक है ना। और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद जो है लाहौर को राजधानी बनाया और वहीं से शासन किया। तो 1208 में मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद से क्या लेता है? ये मतलब दास्ताक से मुक्ति पाता है और सुल्तान की उपाधि पाता है। इसके पहले ये क्या था? मलिक और सिपाह सलार, यानी कि 1206 से देखा जाए 1206 से 1208 तक, तो इसे मलिक की उपाधि लेता है। मलिक और सिपाह सलार की उपाधि से ही क्या खुश रहता है। यानी कि पोता क्या था? ये मोहम्मद गोरी का वाजिब उत्तराधिकारी था इस उपाधि के साथ। मोहम्मद गोरी कहा भी करता था, क्योंकि मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था और मोहम्मद गोरी कहता था कि मेरे एक राजा के एक पुत्र हो सकता है या अनेक पुत्र हो सकते हैं, लेकिन मेरे हजारों पुत्र हैं मेरे गुलाम के रूप में। मेरे मरने के बाद वो अपने खुतबे में मेरा नाम सुरक्षित रखेंगे। कौन कहता था? मोहम्मद गोरी। और इस बात की जानकारी कौन देता है? हसन निजामी देता है। ठीक है। हसन निजामी इस बात की जानकारी देता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दरबारी थे उनमें हसन निजामी का नाम आता है। हसन निजामी, जिसने क्या लिखी थी? ताजुल मासिर लिखी थी।
और दूसरा जो था फ़क़े मुदब्बिर जो था इसका दरबारी था। फ़क़े मुदब्बिर इसका दरबारी था। फ़क़े मुदब्बिर इसका दरबारी था। चौगान खेलने का शौकीन था। चौगान यानी कि पोलो खेलने का शौकीन था। उसी में इसकी जान चली जाती है, गले की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है 1210 ईस्वी में और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो पूरी तरह से इसको पूरा जीवन काल जो है मतलब कि एक सीमित समय ही मिलता है, इसीलिए ये लाहौर से दिल्ली को राजधानी नहीं बना पाता है। और इसने जो भी शुरुआत की है उसको पूरा करने में सबसे ज़्यादा जो श्रेय रहता है वो इल्तुतमिश को होता है। इसीलिए तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। और इल्तुतमिश ने ही सही मायने में दिल्ली की एक रूपरेखा बनाई थी, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसको तुर्क सत्ता का भारत में संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला था, इसलिए इसने बहुत ज़्यादा सृजनात्मक कार्य नहीं किया था। फिर भी सबको पता है कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य शुरू करने वाला, बनाने वाला नहीं, शुरू करने वाला जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। ख्वाजा बख्तियार काकी के स्मृति में उसने कुतुब मीनार बनाना शुरू किया, जो पूर्णतः कब हुआ, इल्तुतमिश के समय में वो पूरा हुआ। और फिर फिरोज शाह तुगलक के समय उसकी जो चौथी मंजिल, 4 मंजिल थी, चौथी मंजिल जो गिर गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने उस चौथी मंजिल जो टूटा हुआ था उसमें 2 मंजिल बढ़ा दी, तो टोटल 5 हो गए। यानी कि फिरोज शाह तुगलक के समय में जाकर पूरी तरह से उसका निर्माण हो गया, जो आज अभी तक कुतुब मीनार को हम जानते हैं। इसके बाद जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा ये संस्कृत विद्यालय था। 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत विद्यालय था जो विग्रह राज चतुर्थ बीशल देव द्वारा बनाया गया था। तो उसको तोड़कर ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। कहाँ पर? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में बनाया गया था। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा उसने बनाया था। इसके अलावा जो उसकी प्रथम कुतुबुल इस्लाम मस्जिद थी, भारत की प्रथम मस्जिद मानी जाती है, जिसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और ये जो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है कहाँ पर? पृथ्वीराज तृतीय के महल, पृथ्वीराज तृतीय यानी कि वही राय पिथौरा जिन्हें बोला जाता है, इनके महल में इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इनके महल को तोड़कर इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद को। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी है, मतलब कि इसका जो पूरा हुआ है। उम्मीद है सबको आसानी से समझ में आया होगा। फिर इसके बाद की जानकारी मैं ऐसे ही क्रमशः देता रहूँगा। तो जो भी है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट ऐसे ही करते रहिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आप सबके समक्ष पढ़ाता रहूँ।